Hello, my dear lovely friends. I welcome you all to day 18 of ESI 24/7. तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लाइक अदर प्रीवियस लेक्चर्स। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ जाके वो भी देखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की गई है टू केटर टू ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ESI करंट अफेयर्स फॉर RBI ग्रेड बी, जो नाबार्ड में भी काम आने वाला है ही। ठीक है, तो हमने अब तक मार्च का मंथ पूरा कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट जो भी इश्यूज करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम के रेलेवेंट। अब हम अप्रैल पे आ चुके हैं। आइडिया है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून और जैन फेब भी कवर करेंगे आपके जुलाई के पेपर से पहले। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें इससे पहले वुड लाइक यू टू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। बहुत सारी वीडियोस हैं जो एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगी, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप भी रख लो अपने पास, अगर नहीं है तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करके, क्योंकि अगेन बहुत सारा कंटेंट जैसे कि करंट अफेयर्स क्विजेज, डेली क्विजेज जो आपको मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री इस ऐप से। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो के टॉपिक्स हैं ये दो। The first topic is India's first water bodies census. Second is नीति आयोग aim to make a global agri-tech leader. इंडिया को बनाने के लिए इन्होंने कुछ एफर्ट मारा है, उस पे है। तो ये दोनों ही न्यूज मैंने PIB से उठाई हैं, अप्रैल के मंथ से हैं और दे आर रेलेवेंट फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2। फेज 1 होता है जो आपका आरबी का GA, उसमें बहुत सारा ESI करंट अफेयर्स आता है, तो उसके लिए रेलेवेंट है। एंड सेकेंडली ESI फेज 2 के लिए तो रेलेवेंट है ही। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। चलिए करते हैं। तो ये रहा आपका पहला न्यूज, मैंने लिंक भी डाल दिया PIB का अगर आपको रेफरेंस लेना हो, क्योंकि मैं ये PDF शेयर करती हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप, सर्च आउट ESI 24/7 ऋतिका चावला, दैट्स माय नेम, आपको मिल जाएगा वो ग्रुप। तो वहां पे मैं PDF शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंटिंग यू from day 18 of ESI 24/7. Which of the following has released the report of India's first water bodies census recently in the month of April 2023? नीति आयोग, UNDP, Ministry of Jal Shakti, both B and C, इन दोनों ने मिलके लॉन्च किया है या फिर तीनों ने मिलके इसको रिलीज किया है? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो अगर नहीं पढ़ा है, हमें यूजुअली लगता है कि प्रोबेबली मिनिस्ट्री के साथ में हो सकता है यूनाइटेड नेशंस का एफर्ट हो, नीति आयोग का एफर्ट हो, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने निकाला। इट इज द फर्स्ट सेंसस। सेंसस होती है जो गणना, एस्टिमेशन नंबर की करके देते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये रिलीज किया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है किसका? पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स हमारी कंट्री में। सेंसस को कंडक्ट किया गया है 2018-19 में। ये ना बेस ईयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए दैट इट हैज बीन रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, बट व्हाट इज द बेस ईयर और व्हेन वाज द डेटा एक्चुअली काउंटेड? सो इट्स 2018-19। तो मोर देन 2.4 मिलियन वाटर बॉडीज को एन्यूमरेट किया गया है, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो यहाँ पे ऐसे आपको नाइव सा लग रहा है ना कि ऐसे ही लिखा हुआ है 2018-19 2.4 मिलियन ऑल द स्टेट्स, इन सब पे क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कितनी स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया गया है, कितने मिलियन वाटर बॉडीज हैव बीन एन्यूमरेटेड? 2.4 मिलियन। 2018-19 इसका जो बेस ईयर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अबाउट द सेंसस। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई वी आर डूइंग सच अ सेंसस? ऐसा करने की जरूरत ही क्या पड़ गई है? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री का कहना है कि सेंसस हैज बीन डन सो दैट द फाइंडिंग्स कैन हेल्प इन पॉलिसीज, जिससे हम वाटर की कंजर्वेशन की हेल्प कर सके। बेसिकली ऐसा है कि अगर हमें क्लैरिटी ही नहीं है कि कितने वाटर सोर्सेज हैं और क्या कौन सा किस लेवल पे है, कितने ड्राइड अप हैं, कितने अपने आप रिचार्ज होते हैं, कौन से एरियाज में है, तो हम उसको फिर कैसे रिफर्बिश या रिचार्ज या कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसके लिए किया गया है। It has been conducted in convergence with the 6th minor irrigation census. तो माइनर इरिगेशन सेंसस हो रहा था, उसके साथ कोलैब करके ये वाला सेंसस भी कर लिया गया। ये 6th है। ठीक है, इसको कभी और देखेंगे, कवर करेंगे, ज्यादा रेलेवेंट नाबार्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, आरबीआई के लिए उतना रेलेवेंट नहीं रहेगा। और जो ये वाला सेंसस है इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, एक और चीज है, जो फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज है वो कंडक्ट किया गया था 2017-18 में अक्रॉस द कंट्री इन 33 स्टेट्स एंड यूटीज। तो ये वाला कंडक्ट किया था, लेकिन जो फाइनली ऐसा रिलीज हुआ है हमारी कंट्री में, ऑफिशियली मिनिस्ट्री ने किया है, वो अभी वाला सेंसस रिलीज हुआ है। ठीक है, जिसका बेस ईयर है 18-19। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, राइट? इसके अलावा एक और स्पेसिफिक चीज है
कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर डाल सकता है कि वाटर बॉडीज एक्चुअली हैं क्या। तो ये डिफाइन किया गया इस सेंसस में कि जितनी भी नेचुरल या मैन मेड यूनिट्स हैं जो बाउंडेड बाय ऑल साइड्स है, या तो कुछ मेजनरी वर्क किया हुआ है, मेजनरी मतलब कुछ लेबर वाला वर्क किया हुआ है खुद से, या फिर नेचुरल है, और वाटर स्टोरिंग के लिए यूज किया जाता है, इरिगेशन या किसी और पर्पज के लिए, जैसे कि डोमेस्टिक ड्रिंकिंग हो सकता है, रिक्रिएशन, रिलीजियस किसी भी पर्पज के लिए, उसको बोला गया है आपका यहाँ पे वाटर बॉडीज। ये काफी सारे टाइप्स की हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा टैंक्स, रिजर्वॉयर्स, पॉन्ड्स, कुछ भी हो सकता है। और जहां पे आइस मेल्ट वाटर आ रहा है उसे भी वाटर बॉडी मान रहे हैं। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कई बार कंफ्यूजन के लिए डाला जा सकता है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो वाटर बॉडीज में नहीं आएंगी, ऐसा कोई क्वेश्चन मुश्किल बनाया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि कोई भी नेचुरल या मैन मेड यूनिट्स है, जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ओनली नेचुरल यूनिट्स वुड बी कंसीडर्ड एज अ वाटर बॉडी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैन मेड को भी कर सकते हैं, मेजनरी वर्क हुआ हो तब भी कर सकते हैं, नहीं हुआ हो तब भी कर सकते हैं। रिलीजियस बॉडीज भी आएंगी उसमें, जो पानी जैसे सरोवर्स होते हैं जिनमें थोड़ी रिलीजियस पोटेंशियल होता है, वैल्यू होती है, उन सबको भी ये वाटर बॉडीज डिफाइन कर रहा है सेंसस। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये भी रेलेवेंट है। ठीक है, अभी आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। तो हमने देख लिया वाटर बॉडी सेंसस किसने रिलीज किया, कैसे किया, क्या रेफरेंस ईयर है, वाटर बॉडीज होती क्या है। अब अगला क्वेश्चन है, according to the first water body census released in the month of April 2023, out of the total enumerated water bodies in the country, -% are in the rural areas. A classic question, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि पूछने के चांसेस बन ही जाते हैं कि अगर सेंसस रिलीज हुआ है वाटर बॉडीज का तो कितने % रूरल एरियाज में है, कितने % अर्बन एरियाज में है ना। इसमें यह भी हो सकता है कितने % रूरल में है, इतने % अर्बन में है, 2 ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। तो इफ यू नो द करेक्ट आंसर बहुत इजीली बता सकते हो। 50.3, 97.1, 29.3, 76.5% और 34.6%. Any guesses? You will be surprised to know that majority of the water bodies are in rural areas. ये तो सरप्राइज खैर नहीं हो गया आप, ये तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि ऐसे एरियाज रूरल एरियाज में होते हैं जो वाटर बॉडीज होती है, लेकिन 97.1% ऑफ द वाटर बॉडीज हैं वो रूरल एरियाज में ही लाई कर रही है। ये नंबर है जो आपको परसेंटेज का याद रखना है। ये रिपोर्ट का कहना है कि जितनी भी हमने टोटल वाटर बॉडीज देखी थी, ये देखिए 24,24,550 इतनी वाटर बॉडीज एन्यूमरेट की हैं, जिसमें से 97.1% रूरल एरियाज में है, 2.9% ही ओनली अर्बन एरियाज में है। और इसमें से भी अगर हम देखें कि पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स, इन सब की बात करें तो सबसे ज्यादा उनका कहना देखो कौन सा है, ये क्या है, पॉन्ड्स। तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उसमें से सबसे ज्यादा है हमारे पॉन्ड्स। ठीक है, 59.5%, विच इज फॉलोड बाय टैंक्स विच इज 15.7%। ठीक है, ये आपको प्लीज पता होना चाहिए। और लेक्स सबसे कम है 0.9%। ये थोड़ा आप लाइक इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि ऐसे तो ये सेंसस बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपके लिए वही रेलेवेंट चीजें उठा के लाई हूँ जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें कुछ और चीजें मिसिंग मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो इन सारी वाटर बॉडीज में से एक और फाइंडिंग है, देखो सबसे पहले तो कि मेजॉरिटी ऑफ द वाटर बॉडीज आर इन रूरल एरियाज 97.1%। दूसरी चीज हमने देखी कि सबसे ज्यादा किस में है, पॉन्ड्स में है पानी हमारा। पॉन्ड्स जो है सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं 59.5%, विच इज फॉलोड बाय टैंक्स, और लेक्स सबसे कम है। अब एक और चीज है, इन सारी वाटर बॉडीज में से इट हैज बीन फाउंड दैट 83.7% आर इन यूज। इसका मतलब क्या है, जो बाकी की वाटर बॉडीज हैं दे आर नॉन फंक्शनल, मे बी दे हैव ड्राइड अप, मे बी देयर इज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, सिल्टिंग भर गया उसमें चीजें आके, जैसे बाढ़ आने के बाद जो उसमें सिल्ट भर जाता है, तो इट कुड बी द एनी रीजन, लेकिन 83.7% ही फंक्शनल है। ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है कि टोटल जितनी वाटर बॉडीज हमने एन्यूमरेट की हैं 24 लाख प्लस की हैं, उसमें से कितनी एक्चुअली फंक्शनल है या इन यूज है। ठीक है जी, एक ये फाइंडिंग हो गई। अब देखो आगे लीडिंग स्टेट्स, कुछ इन्होंने मेंशन किए इस सेंसस में, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन के लिए जो स्टेट जो है सबसे ऊपर निकल के आई है दैट इज महाराष्ट्र। तो स्पेशल मेंशन हैज बीन गिवन टू दिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कि वी आर प्राउड कि हमारी जो महाराष्ट्र स्टेट है, ऐसे उसमें आया था सेंसस में लिखा हुआ कि इट हैज बिन द लीडिंग स्टेट फॉर वाटर कंजर्वेशन। क्योंकि महाराष्ट्र में देखो एरिया है भी विदर्भा, और ये वाला जो एरिया है वो काफी ड्राइड अप एरिया है, तो जरूरत है भी वहां पे, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर भी रही है। इसके अलावा हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स मिले हैं हमें वेस्ट बंगाल में।
हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स मिले हैं आंध्र प्रदेश में, हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स मिली हैं तमिलनाडु में। तो ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाईएस्ट नंबर आए हैं आप इनको याद रख लीजिए। महाराष्ट्र तो रहेगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स और ये सब चल रहा है, पर आपको पॉन्ड्स रिजर्वॉयर्स हैं आपके वेस्ट बंगाल में, आप ऐसे कर सकते हो, वो सी लगता है ना उधर वेस्ट बंगाल की साइड पे, तो इससे रिलेट कर लो कि पॉन्ड्स वहां पे हैं इसलिए रिजर्वॉयर्स ज्यादा हैं। और आंध्र प्रदेश में टैंक्स है, लेक्स आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनमें से भी ज्यादातर वाटर बॉडीज कहाँ पे मिली हैं आपको, रूरल एरियाज में। और महाराष्ट्र में 93% ऑफ वाटर बॉडीज चेक डैम्स की फॉर्म्स में मिली है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र थोड़ा कंजर्वेशन मेजर्स की वजह से काफी चल रहा था, तो उसके दो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। राइट, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन 3। ठीक है, सही चल रही है, बहुत रेलेवेंट चीजें हैं ये आपके पेपर के लिए। और मुझे पता है इट माइट नॉट बी यू नो दैट इजी कि इतने सारे नंबर्स आ गए, बट वंस यू गो थ्रू द लेक्चर, आप रिवीजन करेंगे बार बार जाके इसकी, हम आगे टेस्ट लेंगे आपका, तो अच्छे से फिर याद हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट है कि हमारे पास वो सोर्स है, हमारे पास पीडीएफ्स हैं, हमारे पास नोट्स हैं, खुद आप या तो बना सकते हो या ये पीडीएफ हाईलाइट करके रख सकते हो बार बार गो थ्रू करने के लिए। तो अच्छा हाँ, मैंने मार्च का पूरा कंपाइलेशन भी शेयर करना है पीडीएफ का, आई विल शेयर दैट आल्सो इन ग्रुप, बच्चों ने कहा था मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉडीज आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज कौन सी स्टेट्स में है? हमने पिछले में ये तो पढ़ लिया कि लेक्स कहाँ है, रिजर्वॉयर्स कहाँ है, ये जो हम पढ़ रहे थे पॉन्ड्स रिजर्वॉयर्स कहाँ पे हैं, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज कहाँ हैं बताइए? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब और हरियाणा। बताइए। पंजाब हरियाणा तो वैसे आप कट कर ही सकते हो, इनमें तो वैसे ही पानी की कमी रहती है, ऊपर से दे आर सोइंग, वो एमएसपी का फायदा उठाने के लिए यहाँ पे राइस वीट बहुत ग्रो होता है, तो पानी का कंजम्पशन भी बहुत होता है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज तो यहाँ वैसे भी नहीं मिलने वाली हैं। कहाँ होंगी हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज? वेस्ट बंगाल इज द आंसर। ठीक है, मैंने आपको बोला था वेस्ट बंगाल को आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसके उधर सी लगता है और काफी सारे पोर्ट्स हैं वहां पे, तो वेस्ट बंगाल में हो गई, मतलब इट्स जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वेस्ट वाटर बॉडीज आपकी कंट्री में कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल में। साउथ 24 परगनास इस डिस्ट्रिक्ट में है बेसिकली, 0.35 मिलियन। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर है, इट इज फॉलोइंग एट द सेकंड नंबर, और फिर हावड़ा जो है वेस्ट बंगाल का ही, वो थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, फॉलोड बाय अनंतपुर, फॉलोड बाय हावड़ा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे ये जो टेबल लगाया है इसमें है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय द स्टेटस ऑफ फिलिंग, कि कितनी वाटर बॉडीज हैं जो फिल्ड अप रहती हैं, या कितनी है जो यूजुअली कभी कभी फिल्ड अप रहती हैं, कुछ बहुत ही कम और कभी नेवर फिल्ड अप। तो इसमें हमारे पास निकल के आया 63.2% वाटर बॉडीज जो है ना हमारी, वो ऑलवेज फिल्ड अप रहती हैं। ठीक है, कितनी फंक्शनल थी पहले हमने देखा, अब हम देख रहे हैं कितनी फिल्ड अप रहती हैं। तो ये डेटा जो है आपको काम आ सकता है, तो आप इसमें से यही सबसे ज्यादा फिल्ड अप वाला ही याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, कुछ और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है सेंसस की, वो हम अब कवर कर लेते हैं, उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है। जैसे कि फाइंडिंग्स कहती हैं 55.2% of the water bodies are owned by private entities, while 44.8% are owned by public ownership. तो ज्यादातर जो वाटर बॉडीज हैं वो प्राइवेट ओनरशिप के अंडर है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि प्राइवेटली ओन्ड में भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी एक बड़ा चंक इंडिविजुअल्स का है, फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉलोड बाय सम अदर प्राइवेट बॉडी। तो कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल्स के पास भी बहुत सारी वाटर बॉडीज प्राइवेट हैं, ये कहना है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो जो स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास है सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज। तो एक तरफ इंडिविजुअल्स, एक तरफ स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी कुछ हमारे पास फाइंडिंग्स हैं। स्टेटस ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्सेज ओवरऑल अगर हम देखें तो देखो, इंडिया अकाउंट करता है 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए टोटल, लेकिन हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज सिर्फ 4% ही हैं। ठीक है, तो 4% वाटर रिसोर्सेज है इन कंपैरिजन टू 18% ऑफ द पॉपुलेशन। एक और चीज है, मोर देन 80% ऑफ द वाटर इन द कंट्री इज कंज्यूम्ड इन एग्रीकल्चर। ये तो ऐसा डेटा है ना, कहीं भी आप यूज कर सकते हो इसको उठा के, कि हमारी कंट्री में जितना पैसा कहने लगी थी मैं पानी है जितना,
वो कहाँ यूज होता है? 80% ऑफ इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, बाकी सारा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में जा रहा है मोस्टली। और ये इसको मैं स्टार लगा देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ये दोनों काफी रेलेवेंट है। इवन इट कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्डर व्हाइल राइटिंग एनी आंसर, ठीक है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की देखें तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 2021 के कंपैरिजन अभी कितनी है? 1486 क्यूबिक मीटर्स। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पर पर्सन कितना वाटर अवेलेबल है इन 1 ईयर, उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पढ़ी है ना हमने ग्रोथ डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स में, अगर आप पेड स्टूडेंट है, नहीं तो कुछ वीडियोस भी डाली हुई है मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, देखा होगा। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वाटर की बात करें तो 2021 में थी 1486, और ये 2031 में कितनी होने वाली है? 1367, यानी फॉल डाउन करने वाली है। और पहले ही कम हो चुकी है, 2021 को कंपेयर इन्होंने किया 1951 से, तब 5000 क्यूबिक मीटर्स की अवेलेबिलिटी थी। देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा है, पॉल्यूशन फैलती जा रही है, तो ऑब्वियसली कमी तो आएगी ही, है ना? वही दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला डेटा आप कोट कर सकते हो, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी एक और चीज है, ये दोनों हैं बस, ये लास्ट वाले हैं, कि जो एंक्रोचमेंट की अगर हम बात करें, एंक्रोच होता है कि कोई और उस पर आके यूज करने लग जाता है उसको, तो सिर्फ 1.6% वाटर बॉडीज हैव सफर्ड एंक्रोचमेंट्स, उसके ऊपर गलत कब्जा लेना उसको, ठीक है। तो इसमें से भी अगर देखें तो ज्यादातर रूरल एरियाज में ही लाई करती हैं, जो 1.6% वाटर बॉडीज हैं उसकी 95% रूरल एरियाज में लाई करती है। और अगर पॉल्यूशन लेवल की बात करें, कंट्री के वाटर रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सट्रीमली polluted with 70% of surface water found to be unfit for human consumption। ये भी एक बहुत अलार्मिंग नंबर है कि हमारा 70% ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पानी है ही नहीं। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आपकी वाटर सेंसस को लेके। अगेन आई एम सेइंग, वाटर सेंसस अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया इतना तो देखो आपको करना चाहिए, आप ये नहीं कर सकते कि बस इससे भी कम करके चले गए, ठीक है। चलें फिर अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, ग्लोबल एग्रीटेक लीडर बनाना चाहते हैं कुछ लोग इंडिया को, उसके लिए उन्होंने व्हाइट रिसर्च पेपर निकाला है। तो उसी पे क्वेश्चन है आपका। रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग हैव जॉइंटली लॉन्च्ड अ व्हाइट पेपर एम्ड एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल लीडर इन एग्रीटेक इनोवेशन इन कोलैबोरेशन विद। तो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलके एक ये पेपर निकाला है जो एग्रीटेक रिसर्च पे है? यूएनडीपी, यूएनसीडीएफ, यूएनईपी, एफए और आइकर। ऑल्दो आपने मेरी पिछली स्लाइड में देख लिया था, तभी आई वाज क्विकली उसको मैं आगे करना चाहती थी कि आंसर ना दिखे, बट इसका आंसर है यूएनसीडीएफ, ठीक है। यूएनसीडीएफ, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मिलके एक ये पेपर निकाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं जो इंडिया है वो ग्लोबल लीडर बन के निकले एग्रीटेक इनोवेशन में, और उसके बाद में जो बाकी नेशंस हैं, एशियन और अफ्रीकन नेशंस विच आर नॉट दैट डेवलप्ड, वहां तक जा सके वो इनोवेशन। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ इसका लॉजिक क्या है कि इंडिया ना, जितनी भी ऐसी नेशंस है ना, लीस्ट डेवलप कंट्रीज या बहुत ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है लेकिन रिसोर्सेज की कमी है, अफ्रीकन नेशंस है जैसे, इन सबका ना लीडर माना जाता है इंडिया। ऐसा कहते हैं ना ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ है वो वाली एफ्लुएंट कंट्रीज, रिच कंट्रीज, ग्लोबल साउथ है हम लोग जैसी साउथ एशियन नेशंस जो साउथ में लाई करती हैं, उन सब का ना लीडर माना जाता है इंडिया, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से हम हमेशा रहे भी हैं जैसे इस तरह की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व, जैसे अभी G20 के प्रेसिडेंट हैं हम, तो इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की अच्छी खासी वैल्यू है। और एग्रीकल्चर तो इंडिया के लिए वैसे इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट। प्राइमरी काम ही लोगों का एग्रीकल्चर है, मोस्ट ऑफ द पीपल का, और ज्यादातर जनता रहती भी रूरल एरियाज में है, तो वहां पे है ही एग्रीकल्चर। इस वजह से यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने बोला है कि एम और नीति आयोग के साथ मिलकर कि चलो इंडिया को लीडर बनाते हैं, इंडिया लीडर बन जाएगा एग्रीटेक में, तो उसके बाद अपने आप छोटी छोटी नेशंस की मदद कर देगा इंडिया। करता भी है ना, हमने देखा था इंडिया ने कोविड वैक्सीन कितनी बांटी थी फ्री में, जब मोदी जी को इतना बोला जा रहा था कि वाई इज ही डूइंग दिस, क्यों दे रहे हैं भाई, लीडर बनना है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन तीनों ने मिलके ये निकाला है एंड दे आर सेइंग दैट वी आर कमिटेड टू वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ आ सके, ठीक है जी। अच्छा,
व्हाइट पेपर रिसर्च किस लिए निकाला है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इट, ये आउटलाइन करता है ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशंस जो रिक्वायर है हमें चैलेंजेस टैकल करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए, कि क्या और आप कर सकते हो कि एग्रीकल्चर आपका बेटर हो सके। इंडिया के लिए वही मैंने बताया था कि हमारी 70% ऑफ द एग्रीकल्चर की जो वर्कफोर्स है ना वो भी स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, विच मीन्स दे कैन नॉट अफोर्ड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं ला सकते, बहुत सारे केमिकल्स नहीं यूज कर सकते, तो वो वेदर डिपेंडेंट है। तो उन्हीं की प्रैक्टिसेस और कैसे बेटर कर सकते हैं ये चाहते हैं हम। एक तो पूरी वर्कफोर्स में एग्रीकल्चर पे ही 50% ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है ना, 49-50%, और उसमें से भी ज्यादातर जनता स्मॉल होल्डर फार्मर्स है हु आर नॉट रिच। तो उन सब के लिए ये एग्री टेक इनोवेशंस करवाया जा रहा है ताकि प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, डन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी आ गई ना इसमें। चलो अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अटल इनोवेशन मिशन इन पार्टनरशिप विद, ये अब आपको पता है ना, मैंने यहाँ पे ब्लैंक इसलिए लिखा है कि पिछले वाले क्वेश्चन से पता लग जाए। इन पार्टनरशिप विद UNCDF, ये हमें पिछले से पता चल गया, एम्स टू क्रिएट अ साउथ साउथ कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट। दिस कोलैबोरेशन फोकसेस ऑन एड्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की चैलेंजेस इन द एग्री सेक्टर। तो ये मैंने, ऐसा होता भी है पेपर में कि अगर दो क्वेश्चंस रिलेटेड हो तो ब्लैंक ही रहता है ताकि आंसर ना पता चले। ठीक है, तो बताओ कौन से चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, पुअर रिस्क रेजिलियंस, इनएफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ए एंड बी या ABC, तीनों। नहीं भी पता है ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है इसका आंसर। लो प्रोडक्टिविटी तो है ही, पुअर रिस्क रेजिलियंस भी है, बचा क्या, ये भी लॉजिक तो लग ही रहा है कि सप्लाई मैनेजमेंट की भी कमी है, कि इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में हमारे पेरिशेबल आइटम्स खराब हो जाते हैं। क्यों नहीं किसान उगाते सब्जियां, फल, बहुत ज्यादा फूल, उसमें पैसा बहुत है, पर वो इसलिए कि अगर वो स्मॉल है तो वो सारा खराब हो जाएगा ट्रांसपोर्ट होने तक। तो A, B एंड C वुड बी इट्स आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था। साउथ साउथ कोलैबोरेशन के बारे में क्लास चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अटल इनोवेशन मिशन पार्टनरशिप कर रहा है UNCDF के साथ में कोलैबोरेशन बनाने के लिए, जहां पे हम अफ्रीकन नेशंस को सपोर्ट करना चाहते हैं। कौन कौन सी नेशंस है, इंडोनेशिया, मलेशिया, कीनिया, युगांडा, मलावी, जाम्बिया। ठीक है, और ये 3 चीजें हैं जिसपे हम फोकस कर रहे हैं। दैट इज इट गाइस, ये एक एक्स्ट्रा है, कहीं आपको इजिली नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दी कि कई बारी व्हेन इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन तब इस पे आ जाता होता है। ठीक है, तो दैट्स इट। मुझे लगता है आज के लिए हमारा ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा। दैट इज इट फ्रॉम माई एंड। डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन, और इसका PDF में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है और हिंट है हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक काफी न्यूज में रहता है ना, और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप इसको जरा प्लीज डालिएगा कमेंट में इसका आंसर, और नेक्स्ट जो आपका कवरेज होने वाला है वो इसके ही किसी न्यूज के अराउंड होने वाला है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच।